हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग हब पे। आज हम पॉलिटी का पार्ट 2 लेके आए हैं। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है पॉलिटी का। हम क्या कर रहे थे, यूपी पीसीएस प्री का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे 2022 के लिए। ठीक है, और ये ध्येय का टेस्ट सीरीज है। हमने ऑलरेडी हिस्ट्री के पूरे 3 पार्ट पे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और हिस्ट्री के अलावा हम अभी जो कर रहे हैं वो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे इसके रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। ये वाला पेज जो थोड़ा सा डल है, ठीक है, इसकी पिक थोड़ी डल आ गई थी, बाकी नेक्स्ट पेज से आपको सही मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम, ठीक है, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस के आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से किस केंद्रीय स्तर के पद के समतुल्य रखा जाता है? तो उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद काफी ऊपर होता है किसी भी स्टेट के सीएम से। ठीक है, लेकिन जो संसद में विपक्ष का नेता होता है उसका पद संसद के किसी भी स्टेट के सीएम के बराबर होता है। ठीक है, तो संसद में विपक्ष के नेता के पद के समतुल्य होता है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का पद। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सी हो गया। 52 पे चलते हैं। 52 कह रहे हैं निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। कथन क्या है कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सचिवालय नियंत्रित होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर होता है वो लोकसभा सेक्रेटेरिएट को कंट्रोल करता है। सेकेंड स्टेटमेंट है धन विधेयक लोकसभा में स्वीकृत होने के पश्चात राज्यसभा इसे अधिकतम 6 महीने तक रोक सकती है। बिल्कुल भी नहीं, राज्यसभा इसे मैक्सिमम 14 डेज तक रोक सकती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। आपसे असत्य कथन पूछा था तो केवल 2 ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 में आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, उनको अरेंज करना है उनके ईयर के अकॉर्डिंग। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। तो जब पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था भाषा से रिलेटेड, वो था 21 मतलब 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ईयर था 1967, और इसी में सिंधी लैंग्वेज को जोड़ी गई थी। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था 1963 में। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1978 में, और लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जो कि हुआ था 1973 में। तो देखो, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमेशा सीक्वेंस में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 21st हो गया, यहाँ पे तुम्हारा 44 गिवन है, यहाँ पे 31 गिवन है। तो ये तो कंफर्म है कि सबसे 1 आएगा पहले, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा। लेकिन अगर दूसरे वाले को अगर आपको नहीं पता है तो ये याद कर लेना 1963 में नागालैंड को जब राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, तो 2, 1, 4 3 ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा। तो इसके डेट्स भी याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में काफी आने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। लोक लेखा कमेटी के बारे में दिया है। लोक लेखा कमेटी जो थी वो वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 से बनी थी। ये बात बिल्कुल सही है, और इसको याद रखिएगा कि लोक लेखा कमेटी का गठन भारत सरकार अधिनियम जो आया था, ठीक है, उससे बना था 1919 में। और लोक लेखा कमेटी का जो गठन होता है वो हर साल किया जाता है, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 कह रहे हैं लोक लेखा कमेटी में कुल 22 सदस्य होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा 22 होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है लोक लेखा कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो कि विपक्ष दल का सदस्य होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो पार्लियामेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उसके थ्रू बनाया गया है, ये जो भी लोक लेखा कमेटी का अध्यक्ष सॉरी हेड होगा वो विपक्षी दल का सदस्य होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 आपको मैच करना है। लिखा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो प्रशासनिक अधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर्टिकल 323A में है, सही है। सामान्य नागरिक संहिता, ठीक है, कॉमन जो सामान्य नागरिक संहिता है वो अनुच्छेद 44 का है, ये भी सही है। परिसीमन आयोग के गठन के बाद
अनुच्छेद 82 में की गई है। अनुच्छेद 82 में ये कहा गया है कि अगर सेंसेक्स के अकॉर्डिंग किसी एरिया का रीएडजस्टमेंट होता है तो उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन जो होगा उसको कॉन्स्टिट्यूट किया, मतलब उसके लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में कहीं भी प्रॉपर डिटेल में मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सही सम्मिलित नहीं था, आर्टिकल 81 दिया था इसकी जगह पे। और आपको पता है इंटरनेशनल पीस और सुरक्षा के लिए आर्टिकल 51 है, ठीक है। तो 56 पे चलते हैं। पंचायती राज पर गठित समिति और उनके गठन वर्ष को मैच करना है और देखना है कि कौन सा सही मैच नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है ये। अशोक मेहता कमेटी जो है 1977 में बनी थी। जीवी के राव 1984 में बनी थी। सॉरी, जीवी के राव 1985 में बनी थी। पीके थूनन कमेटी 1988 में बनी थी। जो एमएल सिंघवी कमेटी है वो 1986 में बनी थी, ना कि 89 में। सही गलत दिया हुआ था, ठीक है। सो इन कमिटीज का डेट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पंचायती राज से जो कमिटीज होते हैं उनको हमेशा कभी सीक्वेंस में लगाने को, कभी ईयर वाइज, कभी कौन सी कमेटी किस लिए बनी थी, ये सारे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये पंचायती राज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है काफी, तो इनको आप एक बार प्रॉपर गो थ्रू हो जाएगा। इसको अरेंज करने के कालक्रम में सजाने को भी दे सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। क्वेश्चन 57 कह रहे हैं कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के विभिन्न नामकरण के संदर्भ पर विचार करें। भारतीय इंडियन फेडरल को बेसिकली अर्धसंघी संघ बोला था केसी वेयर ने, ठीक है। इसको आप एक तरह से याद सकते हो, व्हील आधे की बात कर रहे हैं, अर्धसंघी की बात कर रहे हैं। व्हील पूरा सर्किल होता है, अर्ध की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सौदेबाजी संघवाद ये जीजे मेंडल ने नहीं कहा था, मिडलैंड ने नहीं कहा था, बल्कि इसको मॉरिस जॉनस ने कहा था, ठीक है। मॉरिस जॉनस ने कहा था सौदेबाजी संघवाद, ठीक है। सहकारी परिसंघवाद इसको ग्रेनुअल ऑस्टिन ने कहा था, कोऑपरेटिव, ठीक है। तो पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो दूसरा वाला सही सुमेलित नहीं है, फर्स्ट और सेकंड है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सौदेबाजी संघवाद मॉरिस जॉनस ने कहा था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 58। भारत के संविधान में राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जाति मतलब SC/ST और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा, ठीक है। ये बात कहाँ पे कही गई है, तो ये बात जनरली जो है हमारे DPSP में कही गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। ये बात कही गई है, ठीक है। SC/ST से रिलेटेड जो एक्ट, जो आर्टिकल है, ठीक है, उसमें ये बात कही गई है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 59। 59 में देखते हैं, भारत की संसद को अनुच्छेद 368 के अधीन यह अधिकार है कि वह संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों सहित संविधान में वर्णित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते इसमें मूल संरचना प्रभावित न हो। ये बात बिल्कुल सही है। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से मूल संरचना के तत्वों की पहचान करें, तो आपको यही बताना है कि मूल संरचना है कौन कौन सी तत्व, किसको आप बेसिक स्ट्रक्चर बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। पहला एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश, मतलब DPSP मतलब कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी, तो बिल्कुल सही है, ये हमारा मूल बेसिक स्ट्रक्चर है। अनुच्छेद 141 के अंतर्गत, अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, ये बिल्कुल भी सर्वोच्च न्यायालय की जो भी चीजें बताता है उसके अकॉर्डिंग लोअर कोर्सेज को मानते हैं, ये बात भी बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आर्ट फंडामेंटल राइट है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। और जुडिशियल रिव्यू, ये भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये चारों ही बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उपरोक्त सभी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और भी बेसिक स्ट्रक्चर्स याद कर देख लीजिएगा। संविधान सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम बेसिक स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता रहता है कि कौन सी चीजें हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बनाएगी। क्वेश्चन है 60। प्रस्तावना के संदर्भ में निम्न तत्वों पर विचार करें। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया था, सही बात है। प्रस्तावना में 3 टाइप के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और ये तीनों ली गई है रशियन
क्रांति से। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है और उसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। देखो संशोधित तो किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अमेंडमेंट किया गया था 42 में, ठीक है, लेकिन उसको न्यायालय की चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये बात बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है। आपसे पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न युग्मों पर विचार करें, ठीक है। डेट अरुणाचल प्रदेश, आपसे पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में हुआ था, गुजरात 1960 में हुआ था, गोवा 1985 में हुआ था और मिजोरम 1987 में हुआ था। और आपसे पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो गोवा का जो गठन हुआ था वो 1987 में हुआ था, ठीक है, मई में हुआ था, मई 1987, ठीक है ना। तो इसमें तीसरा हटा दोगे, यही सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नहीं करेक्ट है, ठीक है। तो काफी अच्छा बैलेंस पेपर बनाया गया, काफी फैक्ट्स रखे गए और यूपीपीसीएस एग्जाम में बहुत सारे फैक्ट्स पूछे भी जाते हैं। तो इन सबको आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि फैक्चुअल पेपर आता है यूपीपीसीएस का मैक्सिमम टाइम पे, ठीक है। तो आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग का मदद से अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले वो अपना पद धारण करेगा, वही संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु पद धारण करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि स्टेट पीएससी के लिए जो सदस्य है उनको 6 ईयर एंड 62 ईयर का है, वाइल जो यूपी सॉरी यूपीएससी के लिए वो 6 ईयर एंड 65 ईयर के लिए। ये स्टेटमेंट सही है। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन मैथ्यू थी। ये फैक्ट है और इसे याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यूपीएससी की फर्स्ट फीमेल जो अध्यक्ष थी वो रोज मिलियन मैथ्यू थी। इस तरह वो बहुत सारे अभी और आपको फर्स्ट करके मिलने वाले हैं, तो आप उन सबको माइंड में रखिएगा। अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो आगे भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार करिए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली में पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, सही है। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित सभी विवादों को जांच चुनाव आयोग द्वारा की जाती है, गलत, सुप्रीम कोर्ट करता है। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, केवल पहला सही है, ये भी गलत है। नीलम संजीव रेड्डी उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, उस टाइम पे स्पीकर थे, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 से करेक्ट है। 63 क्वेश्चन 64 देखते हैं। राज्य अनुच्छेद और उससे रिलेटेड प्रावधान के बारे में पूछा है क्वेश्चन नंबर 64 में। क्वेश्चन नंबर इसमें आपको पूछा है कि बेमेल युग्मों का चयन करना है। एक सेकंड रुकिएगा, इसमें पूर्ण आपको अरेंज करेंगे। हाँ, तो कौन सा सही नहीं आपको ये बताना है, बेमेल के बारे में पूछा है। तो अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, सही है। 156 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ठीक है। 156 में जो है उसमें राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ये गलत दिया हुआ है। 153 सही है। 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, ये भी सही दिया, ठीक है। जो तीसरा है अनुच्छेद 156 वो ऑफिस टर्म ऑफ ऑफिस बताता है, किसी भी राज्यपाल का टर्म ऑफ ऑफिस बताता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ये गलत है, ठीक है। 156 के लिए टर्म ऑफ ऑफिस हो जाएगा। तो केवल 3 जो है वो बेमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 65। हाँ,
क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कौन से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे? समान आचार संहिता 44, ये हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, ठीक है, इसको किसी भी संविधान संशोधन से नहीं जोड़ा गया। जैसे ही आप इसको एलिमिनेट करोगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन जोड़े गए, ठीक है। तो आपसे पूछा था कि कौन से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, तो 2, 3 और 4 जोड़े गए, ठीक है। तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि इन तीनों में दिया हुआ था, ठीक है। शोषण एवं बच्चों शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा जोड़ा गया है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का 9 ए है, ये भी जोड़ा गया है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी भी जोड़ी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 है, संसद की साधारण बहुमत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन नहीं किया जा सकता? देखो, साधारण बहुमत के द्वारा नहीं किया जा सकता, ठीक है, कौन सा ऐसा संशोधन है? तो इसमें जो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये बिना राज्य के रेटिफिकेशन से किया ही नहीं जा सकता, तो यही स्टेटमेंट सही होगा। वेतन और मक्ति हम साधारण कर सकते हैं, राजभाषा का प्रयोग हम साधारण कर सकते हैं, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति के लिए भी हम साधारण मतलब सिंपल मेजोरिटी से ही काम कर सकते हैं। लेकिन अगर राज्यों का प्रतिनिधित्व चाहिए हमें, तो उसके लिए राज्य का कंसिडरेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहे हैं निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 355, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, प्रोटेम स्पीकर समझ में बताना है कि नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रातः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, ये बात सही है, समानता होगा वहाँ पे सारी। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, ये बात भी सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी करेक्ट हो जाएगा 68 का। 69 पे चलते हैं। 69 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य की विधायिका में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद सम्मिलित होता है, राष्ट्रपति राज्य की विधायिका में सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है। तो 2 आप हटा दो, सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 चलते हैं। 70 है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है? मतलब फिर बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा, समाजवादी राज्य। हमारे संविधान का बेसिक नहीं है सोशलिस्टिक स्टेट के बारे में, सोशलिज्म के बारे में हम नहीं बात करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। युक्तियुक्तता का सिद्धांत है, ठीक है। विधि का शासन और न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों का पृथक्करण, ये तीनों ही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, भारतीय संसद की निम्नलिखित में से कौन सी समिति लोक वित्त पर नियंत्रण करती है? तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, तीनों ही समितियां हमारे लोक वित्त पर नियंत्रण करती है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 के अलावा 72 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, एक संसद सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जाता है अगर वह कितने सदन में लगातार कितने माह की अवधि तक अनुपस्थित है? तो अगर 2 माह तक रेगुलर अनुपस्थित है तो वह रिक्त घोषित कर दिया जाता है सीट, तो ऑप्शन 72 का बी हो जाएगा करेक्ट। 73 पे चलते हैं। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सत्य है? सो स्थगन प्रस्ताव मतलब होता है सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना, ऑप्शन सी। 74 देखते हैं। कथन कारण वाला क्वेश्चन है। राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है, बिल्कुल सही बात है, और इसका रीजन भी बहुत सही दिया है कि राज्य की कार्यकारी प्रमुख होने के साथ ही राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, और यही रीजन है कि राज्यपाल एक कार्यालय एक दोहरी भूमिका निभाता है। तो ए सही हो जाएगा, कथन कारण सही है, और कथन कारण जो है कथन को एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। तो 75, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के द्वारा राज्य कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित प्रावधान करता है? तो कार्य करने का अधिकार जो है वो किस आर्टिकल में आता है? बेसिकली क्वेश्चन यही है। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 75 है,
वो 41 है, वही बताता है कि इंसान को एक काम मिलना चाहिए, ठीक है, कार्य का अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए इंसान के लिए। तो आर्टिकल 41 टाइप हो जाएगा। डीपीएसपी के सारे आर्टिकल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आप 2 आर्टिकल को तो एलिमिनेट कर सकते थे, 16 और 15, ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी एक संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता नहीं है, ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता शक्तियों का संकेंद्रण है, दोहरी सदस्यता भी है, सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। न्यायिक पुनरावलोकन ये संसदीय शासन की प्रणाली की विशेषता नहीं है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट्री प्रोसेस का पार्ट नहीं है, तो ये बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, सॉरी, हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता है, मीन्स ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात हो रही है। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद है ना, यह हमेशा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, ठीक है, डिफाइन करने के लिए। केंद्र और राज्य के बीच और राज्य और राज्यों के बीच विवाद जो होता है वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का बात है, ठीक है। तो 77 का सी हो जाएगा। 78 देखते हैं, 78 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा या से मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक है। तो आपको पता होगा 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ इंडियन के नागरिकों को प्राप्त है, बाकी सब जितने मौलिक अधिकार है वो दोनों को ही प्राप्त है। विधि की समझ समानता 14 है, धर्माचरण की स्वतंत्रता, धर्म वाली जो स्वतंत्रता है, ठीक है, ये तुम्हारा 25 से है, और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, ये तुम्हारा 19 है। तो अब देख लो कि कौन सा विदेशियों को प्राप्त होगा, 14 और 25 तो होगा, 19 नहीं होगा, ठीक है। तो 78 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 जो है वो दोनों को प्राप्त है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। क्वेश्चन नंबर 79 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के अभिव्यक्ति हेतु प्रयोग किया जाता है। बस सिंपल सी बात इतनी है इस क्वेश्चन में कि आपसे पूछा जा रहा है कि जब आपको धर्म से रिलेटेड कोई काम करना होता है तो उसमें टैक्स फ्री किया जाता है, ठीक है ना, वो बेसिकली होता है आर्टिकल 27, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे धर्म से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है, फंडामेंटल राइट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम, सॉरी, हाँ, उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात हो रही है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो आर्टिकल घोषित करता है वो आर्टिकल है 120 है, ठीक है। इसके अलावा 137 ओरिजिनल, सॉरी, जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है, तो बाकी सारे आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के काफी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट, इनके आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मामले में एक उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी कार्यवाही रोकने के लिए निम्न न्यायालय को कौन सा लेख जारी करना होता है। तो उच्च न्यायालय जो होता है वो निम्न न्यायालय की कार्यवाही को रोकने के लिए प्रतिषेध, प्रोहिबिशन इशू करता है, ठीक है। तो 81 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, जस्ट अ मिनट, तो 82 है, कथन और कारण है। कथन है कि भारत एक गणतंत्र है, हाँ बिल्कुल सही बात है। कारण इसका है भारतीय संविधान संघ तथा राज्यों की मध्य शक्तियों का विभाजन करता है, नहीं, इसका रीजन ये नहीं है, ठीक है, ये बात भी सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि गणतंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि आप, ये तो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है ना, कि स्टेट और यूनियन के बीच में शक्तियों का विभाजन हो, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस आता है, विधि और व्यवस्था भी आती है और जेल भी आती है, सीआरपीसी, ठीक है ना। दंड सीआरपीसी जो होती है, सीआरसीपी जो होती है, सीआरपीसी सॉरी, ये जो है ये यूनियन का सब्जेक्ट है, यूनियन इस पे लॉ बनाता है, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 84 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 15(5) के माध्यम से निजी शिक्षा संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया, ठीक है। ये किस आर्टिकल से आया था? ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, इसे याद रखिएगा। 85 क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा एक असत्य है ये बताना है। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य होते हैं, ये बात सही है। हालांकि अब लोकसभा में है नहीं, लेकिन अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि सही है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं, ये बात भी सही है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं। मनोनीत सदस्य मंत्री नहीं बन सकते, ये गलत है। मनोनीत सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, आपको असत्य बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 के बाद 86। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर ही कर सकता है। लिखित सूचना का अनिवार्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? ये जो अनिवार्यता है ना, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा जोड़ी गई थी। आपको इंदिरा गांधी का इमरजेंसी लगाने वाला केस याद होगा। 44 बहुत सारे चेंजेस किए थे उन्होंने 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। उसके बाद ही ये 44th में जोड़ दिया गया था, ठीक है, कि जब तक राष्ट्रपति तब तक इमरजेंसी नहीं लगा सकता है, जबकि मंत्रिमंडल उस पर लिखित सूचना लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से भारत का 26वां राज्य कौन सा है जिसका गठन वर्ष 2000 में किया गया? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये है छत्तीसगढ़, ठीक है। 87 में देखिए छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को, और ये 26वां राज्य था। 27वां राज्य था उत्तराखंड, 9 नवंबर को बना था 2000 को, ठीक है। और ये 27वां राज्य था। और उत्तराखंड 15 नवंबर को बना था सन 2000 में, और ये 28वां राज्य था। और तेलंगाना 29वां राज्य था, ठीक है। लेकिन अभी टोटल 28 ही राज्य है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा उनकी समितियों के बारे में बताना है कि कौन से अध्यक्ष सही सम्मिलित नहीं है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेस दीर्घा कमेटी गलत दी हुई है, मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर जेबी कृपलानी, और भाषाई प्रांत आयोग के एस के डाटे। प्रेस दीर्घा समिति जो थी उसके हेड थे उषा नाथ सिंह, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अगर नहीं पता होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है जिसका गठन संचालन कमेटी की सिफारिश से किया गया था, बिल्कुल सही है। सतर्कता आयोग के आयुक्त को दुराचरण या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ये बात भी सही है। तो 89 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, ए और बी दोनों ही कथन सही है। 90 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 जो है, लोकसभा के विघटन हो जाने पर लंबित विधेयक कौन सा समाप्त नहीं होता? ठीक है, लंबित विधेयकों में से कौन सा समाप्त नहीं होता? देखो लोकसभा में लंबित सभी विधेयक तो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि लोकसभा गया मतलब उसमें लंबित सारे विधेयक समाप्त। राज्यसभा में लंबित विधेयक जो लोकसभा में पास हो चुके हैं, भाई लोकसभा से पास हो गया, वो लोकसभा है ही नहीं तो उसको राज्यसभा क्यों सुनेगी, तो वो भी लैप्स हो जाएगा। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित ना किया हो, ये बात सही है। जो राज्यसभा में अभी शुरू ही हुआ है, तो नई लोकसभा आएगी तो उसको देख सकती है, तो ये समाप्त नहीं होगा, बाकी के दोनों समाप्त हो जाएंगे। तो 98 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो आर्टिकल 111, ठीक है, पॉकेट शक्ति से रिलेटेड है।
86 जो प्रेसिडेंट के एड्रेसिंग ऑफ हाउस से रिलेटेड है। 112 बजट है, लेकिन बजट में बजट वर्ड नहीं लिखा गया है, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल इनकम आप कह सकते हो लिखा गया है। 93 जो है वो स्पीकर से रिलेटेड है, ठीक है। 19 क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। लोकपाल की संस्था सबसे पहले स्वीडन में वर्ष 1809 में बनाई गई थी, बिल्कुल सही है। लोकपाल अध्यक्ष का किस और उसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक हो सकता है। भारत के प्रथम लोकपाल सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष है। तो ये स्टेटमेंट सही है और ये भी सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट कैसे गलत है आप एक तरह से सोच सकते हो कि जो पिनाकी चंद्र घोष थे वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है, उनकी एज होती है 65। तो अगर वो 65 पे रिटायर हुए हैं और लोकपाल अध्यक्ष बनने की मैक्सिमम एज भी 65 होगी, तो फिर वो लोकपाल अध्यक्ष बनते ही नहीं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। लोकपाल अध्यक्ष का जो मिनिमम टाइम जो टाइम है वो है 5 ईयर और 70 ईयर, ठीक है, जो भी पहले है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आपसे पूछा है सत्य कथन, तो एक और 3 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 93। भारत के वरीयता क्रम के पर विचार करना है और अग्रता क्रम बताना है, ठीक है। तो 93 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है। सबसे पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद हम रखते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा के सॉरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष, फिर राज्यसभा के उप सभापति होंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। फिर राज्य और उसमें राज्यसभा के सीट से मैच करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए, इसलिए क्वेश्चन काफी बार बनाए गए। मैंने आपको आरओ याद कराया था, राजस्थान और उड़ीसा 10-10, ठीक है। तो राजस्थान का 10 हो गया, ठीक है। इसके अलावा केरला में 9 होते हैं, राज्यसभा की सीट 9 है। 2 अगर आपको पता है तो आप एलिमिनेट कर जाओगे आई थिंक। ए का 3rd, ठीक है, मतलब बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो गया, ठीक है। और डी का 2, डी का 2 गिवन है 3rd वाले, तो सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी का 4 मीन तमिलनाडु में टोटल 18 सीटें, और तमिलनाडु तो आपको याद भी होगा मैक्सिमम वाले में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। यूपी में 31, तमिलनाडु में 18 है, ठीक है, तो याद रखिएगा। कर्नाटका में 12 है, ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। भारत के राष्ट्रपति जब ऐसा समझे आवश्यक नहीं, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, हाँ फिर तो बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने के लिए, हाँ तब भी बना सकती है। तो 2 और 3 करेक्ट होगा, पहला इनकरेक्ट है, राष्ट्रपति के कहने को नहीं बनाते, राष्ट्रपति जब समझे ऐसा नहीं होता, जब स्पेशल मेजोरिटी मिल जाती है उसके लिए तभी बनती है कानून। सीक्वेंस पूछा है हमारे प्रस्तावना में वर्डिक्ट स्टेटमेंट का, ठीक है। प्रस्तावना की लाइन याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत बार क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो पहला वाला ही सही है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत जो है, जो कि प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो ये स्टेटमेंट 1 सही है, बाकी में सीक्वेंस चेंज कर दिया। 97 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख आधार है जिसके द्वारा संसदात्मक और अधिष्ठात्मक सरकारों के मध्य वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, विधायिका और कार्यपालिका में संबंध। देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में यही डिफरेंस होता है बेसिकली। सबसे जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशन दोनों अलग अलग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जबकि अधिष्ठात्मक में प्रेसिडेंट का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशन का उतना इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 97 के बाद 98 पे चलते हैं। 98 है, अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष प्रावधानों का वर्णन किस भाग में किया गया संविधान के। तो पार्ट 21 जो है वो रिलेटेड है अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान से, ठीक है। तो पार्ट सारे याद रखिएगा, कभी ना कहीं से क्वेश्चन बन ही जाता है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 99 जो है, भारत के संविधान के किस भाग में राज्य संघों संघ राज्य संबंध का उल्लेख हुआ है। तो पार्ट 11 में संघ राज्य के बीच में संबंध का उल्लेख किया गया, ठीक है। तो इसका सी हो जाएगा।
तो ये टेस्ट सीरीज देने का आपको सबसे अच्छा फायदा है कि आपको पूरा जो पॉलिटी एक प्रॉपर तरीके से रिवाइज हो जाएगी। तो इस टेस्ट सीरीज को प्रॉपर दीजिएगा जरूर, ठीक है। और जहाँ पे भी आपको डाउट लगे, खुद में थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लग रहा है जिस क्वेश्चन को करने में, वो पूरा थ्रोली एक बार रीड कर जाइएगा। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन है कि जन्म स्थान, लिंग तथा धर्म के आधार पर अनागरिकों के साथ विभेद किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। केवल इन्हीं चीजों पे, वो भी इंडियन, क्योंकि 15 जो है वो सिर्फ इंडियन के लिए है, भारत के नागरिकों के लिए। तो अनागरिकों के साथ विभेद किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 15(1) में प्रदत्त अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए, ठीक है, ये बात भी सही है। और ये इसका रीजन भी है कि 15(1) में जो अधिकार है वो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए, इसीलिए हम अनागरिकों से विभेद कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजन और स्टेटमेंट दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। सो आज का जो सीरीज का जो 51 से 100 क्वेश्चन था, यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो 101 से 150 के बीच का होगा, और पॉलिटी का एक मेजर पोर्शन पूरा 150 क्वेश्चन का कवर हो जाएगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और सारे टेस्ट सीरीज जो दिए के जितने भी टेस्ट हैं उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। धन्यवाद।